5 पैसे भी रह गई, हमें 5 पैसे भी स्क्रीन पे दिख रही है। ओके, अब हम सोच रहे हैं 5 पैसे अगर हम 1 लाख और ले लें तो 5,000 की आएगी। शायद मतलब इतना श्योर है कि वापस जाएगा ऊपर। हमने 5 पैसे या 10 पैसे में भी ले लिया उसे। ओके, अब अगले दिन हम देख रहे हैं स्क्रीन पे हमें वो दिख ही नहीं रहा। अब हम ब्रोकर को फोन कर रहे हैं, भाई वो कहाँ गया हमारा? हमने कहा सर वो तो कल एक्सपायर हो गया, खत्म, कुछ नहीं बचा अब उसमें। 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, बटन दबाते ही अंदर है मार्केट में और बटन दबाते ही आप बाहर निकाल। 2 चीजों को मैं आज की तारीख में भगवान मानता हूँ, एक गूगल और एक यूट्यूब। ऑप्शंस में सबसे बड़ा धोखा मैंने वहाँ खाया, बगैर सीखे करने लगा। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हाथ अजमाया तो हाथ जल गए। इतना है कि जो मैंने लॉस लिया था वो भी मेरा रिकवर हो गया और मैं आज की तारीख में अपना घर पालन पोषण सब, अपना बच्चे सब मेंटेन कर पा रहा हूँ प्रॉफिट, और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने सुबह पैसा डाला और शाम को मेरे को पैसा मिल गया, भाई खत्म हो जाएगा ये पैसा, बचा लो इसे। क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं जो 10-10% महीने का दे दे? आज दीपक सर हमारे साथ बैठे हैं और ऑप्शन से, ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड देखते हैं क्या क्या बातें हमारे बीच होती हैं और क्या क्या मैं इनसे सीख पाता हूँ। तो दीपक सर कैसे हो आप? थैंक यू सागर भाई, पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आऊं और आपकी ऑडियंस के साथ कुछ अपने विचार, कुछ अपनी नॉलेज, या मैंने जो भी 2-4 साल 5 साल में अर्न किया है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो मैं शेयर कर पाऊँ एक ऑडियंस के साथ। और मेरी ये पूर्णतः कोशिश रहेगी कि जब ये पॉडकास्ट एंड होएगा तो आई विल बी एबल टू डिलीवर एटलीस्ट सम वैल्यू टू योर ऑडियंस, कि वो कुछ मेरी बातों से सीख के, तो जो उनका जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा सा शॉर्टन हो जाए, तो मेरे लिए वही एक अचीवमेंट है। वंडरफुल। तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो आपने बताया था आपके अलग अलग बिजनेसेस थे जी, और अभी पूरी तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग पर ध्यान दे रहे हो। देखिए मैं ना बहुत छोटी उम्र से मैंने अपने डैड को ज्वाइन कर लिया था। उनका एक केमिकल्स का बिजनेस था, सिरेमिक में केमिकल्स बेचते थे हम लोग। तो वो बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया था व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। तो वो हम लोगों ने काफ़ी 2x, 3x, 4x, 5x, 10x तक एक्सपेंड करा और उसको हम काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गए। ठीक है। और अगर आज वो टेक्नोलॉजी चल रही होती तो शायद मैं वो बिज़नेस कभी बंद नहीं करता। तो उसमें हुआ क्या कि देयर वाज ए ट्रांजिशन फेज, कि जैसे कि पहले सीडी, पहले जो था कैसेट टेप थी, आता था। हाँ। कैसेट टेप जो होती थी, फिर सीडी आ गई, फिर डिजिटल आ गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। जो प्रोडक्ट हम बनाते थे वो ऑल ऑफ ए सडन लोगों ने यूज़ करना ही बंद कर दिया। तो जो नया प्रोडक्ट आया उसके लिए जो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट थी वो इतनी ह्यूज थी कि मुझे लगा कि मैं शायद इस पे अगर कहीं से लोन वोन लेके या कुछ अपना असेट बेच के कर भी दूं तो मुझे नहीं लग रहा था कि रिटर्न आ जाए। तो इसलिए फिर मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को बंद ही करना मेरे लिए समझदारी है। तो ट्रेडिंग में ऐसा क्या दिख गया जो पूरी तरीके से आप ट्रेडिंग में आ गए? देखिए ट्रेडिंग के बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इसकी अच्छाई ये है कि आपको किसी को माल बेचने नहीं जाना। अभी हम इसको बिजनेस टू बिजनेस कंपेयर करते हैं। आज मान लीजिए मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, छोटा सा का मतलब एक कोई फैक्ट्री लगाई मैंने। तो फैक्ट्री कोई भी आज की तारीख में, देखिए अगर आप किराए की जगह लेते हैं और अपनी जगह लेते हैं तो आपको 4-5 करोड़ 3 करोड़ रुपया चाहिए। ये बिजनेस 50 लाख से भी बहुत अच्छा हो सकता है ट्रेडिंग का। सेकेंडली अब मैंने फैक्ट्री लगा ली, मेरी प्रोडक्शन आ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कोई चीज़ प्रोड्यूस कर दी, मान लीजिए पानी ही बनाना शुरू कर दिया, तो अगर मैं आज इसका भी प्लांट लगाऊंगा तो 10-20-25 लाख 30 लाख का ये आरओ वाटर प्लांट लगेगा। फिर मैं स्टॉकिंग करूंगा, फिर मैं कोई चैनल बनाऊंगा जिससे लोगों तक पहुंचे। तो पूरा एक मतलब बिजनेस का एक वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। मतलब पहले बनाना हो गया, फिर लोगों तक फिर पहुंचाना हो लोगों गया। तक बेचना हो गया। अब बेचने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं गया और उसने कहा ठीक है वाधवा जी आप आ गए तो मैं तुरंत ले लेता हूँ। तो आपको वहाँ मशक्कत करनी है। फिर आपने बेचा तो आपने उधार दिया। अब उधार की रिकवरी एक अपने आप में पूरा जो है ना चैप्टर है। आप बैंकों से पूछो तो बैंक का एक डेट रिकवरी पूरा जो है एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें कई हजारों आदमी काम करते हैं। तो ऐसे ही एक छोटे बिजनेस में 2-5 आदमी आप लगाइए डेट रिकवरी के लिए। तो कहने का मतलब ये है, पहले आप अपना प्रोडक्ट बनाइए तो लेबर की चिक चिक, लेबर के अलावा करीब 7-8 डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि छोटा बिजनेस जो होता है क्योंकि वो हमेशा हैंड टू माउथ ही रहता है। मैं छोटा बिजनेस जब बात कर रहा हूँ
तो मैं उन बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कैपेक्स 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है। ओके। तो वो लोग हमेशा हैंड टू माउथ ही रहते हैं रूल्स को लेके। वो कभी भी जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसको नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए जिन मशीनरीज का यूज़ करना पड़ेगा वो हमेशा ज़्यादा पैसे की आएंगी। लेबर के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो पाते छोटी जो फैक्ट्री हैं। और ये एक मतलब इसको कोई माने या ना माने ये हकीकत है। ठीक है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं एक छोटे वाले व्यापारी को, क्योंकि वो फॉलो नहीं करता। हम्म। और इसमें कोई मतलब मैं इस चीज़ को कोई ये नहीं कहता कि गलत है, क्योंकि ऐसा होता ही है। आप कह रहे हैं वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा दिख रहे हैं। चैलेंजेस ज़्यादा हैं और वहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट को हैंडल करना भी एक अपने आप में पूरा एक एक्सरसाइज है। हम्म। सेकेंडली, लेबर को हैंडल करना एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि छोटी फैक्ट्री में आप हर बार एडवांस नहीं दे सकते, आपके पास कभी पैसे हैं कभी नहीं हैं, तो लेबर के नए नए चैलेंजेस हैं। तो ऐसे करके बहुत चैलेंजेस हैं काम को करने के लिए। उससे बेटर है, मेरे को जो बेटर लगा, बटन दबाया पैसा अंदर, बटन लगाया पैसा बाहर। प्रॉफिट हुआ या नहीं ये अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ बटन दबाते ही अंदर है मार्केट में, और बटन दबाते ही आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए मुझे ट्रेडिंग समझ में आती है। तो अभी मैं आपसे प्रॉफिट और लॉस की बात करूंगा, लेकिन पहले ये जानना चाहूंगा कि आप कब से ट्रेडिंग में हैं, और देखिए, ट्रेडिंग में क्या ऑप्शन ट्रेडिंग? हाँ मैं बताता हूँ। मैंने 2015 में डिसाइड किया, मतलब 12, 13, 14 तक मेरा मूड बन गया था कि मैं अब इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो ऑलमोस्ट 15 आते आते तक मैंने ये काम अपना बंद कर दिया। उसके बाद मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा था पहले, और यदि मैं फ्यूचर में रहता तो शायद मैं प्रॉफिटेबल रहता। फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर कोई आदमी लॉस लेता है तो मैं कहूँगा गलत करता है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप बाय में बैठ रहे हैं तो लॉस आपको नहीं लेना, आपको नीचे आने तक का सिर्फ M2M का इंतजाम रखना है। ये क्या है M2M का एग्जाम? M2M का मतलब कोई चीज़ मैंने 100 पे ली, 80 आ गई तो 20 रुपये मेरे पास होने चाहिए टू होल्ड दैट प्रोडक्ट। ठीक है ना? क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट तो ऊपर जा ही रहा है। तो अगर मैं इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ, मैं अच्छे फंडामेंटल, मैं ये नहीं कहता कि आप येस बैंक जैसे किसी स्टॉक में ट्रैप हो जाएं, लेकिन जो निफ्टी टॉप 10 कंपनीज हैं वो आज भी टॉप 10 वही हैं जो आज से 10 साल पहले थी, तब भी वही टॉप 10 थी। राइट। उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। जो टॉप 50 हैं उसमें लास्ट के 10 में ज़रूर चेंजेस आए हैं, क्योंकि जो 51वीं कंपनी थी उसने बेटर परफॉर्मेंस की तो वो निफ्टी में घुस गई, और जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही थी वो निफ्टी से बाहर हो गई। लेकिन निफ्टी इन इटसेल्फ इज ए इंडेक्स जिसमें कि टॉप 50 कंपनी ही हमेशा रहेंगी। राइट। उसमें अंडर परफॉर्मेंस वालों के लिए जगह ही नहीं है। मतलब वो एक ऐसा प्रीमियम सेगमेंट है कि भैया तुम परफॉर्म करोगे, तुम्हारा कैप मार्केट कैप इस लेवल के ऊपर होएगा, तुम्हारी इतनी ट्रेडिंग होएगी, और तुम इन सब पैरामीटर्स को मीट करोगे तो तुम निफ्टी में आ सकते हो। तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी को पकड़ के बैठे हैं तो लॉस नहीं हो सकता। वो नीचे ज़रूर आ सकता है, लेकिन उसके लिए हेजिंग का आप सहारा ले सकते हैं। तो किसी अच्छी कंपनी में आप फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ टॉप 5 जो कंपनीज हैं उन्हीं में ही फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ओके। तो अगर मैं उन्हें करता रहूं तो मैं लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, एक टाइमली मुझे हो सकता है ड्रॉ डाउन दिख रहा हो, लेकिन वो ड्रॉ डाउन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कवर हो सकता है। लेकिन फिर मेरे को किसी ने आके समझ दे दी कि साहब ऑप्शन कुछ होता है। बट जिस दिन से मैंने ऑप्शन किया उसी दिन से मेरा सत्यानाश से सवा सत्यानाश हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑप्शन समझा ही नहीं मैं पहले। मुझे यही नहीं पता था कि ऑप्शन बाय करना है, सेल करना है। किसी ने कह दिया भैया बाजार नीचे जा रहा है, कॉल बाय कर लो। मैं आपको एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट सुनाता हूँ। नीचे जा रहा है तो कॉल बाय कर लो। मैं आपको बड़ा मजेदार इंसिडेंट सुनाता हूँ। अब तो वीकली एक्सपायरी का कंसेप्ट आ गया, तब तो मंथली ही होती थी। स्टॉक में भी मंथली होती थी और उसमें भी मंथली होती थी। तो मैं टाइम तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ बहुत अच्छा। RNRL करके एक स्टॉक होता था रिलायंस का। जब दोनों भाइयों में डिवीजन हुआ था तो अनिल जी के पास एक कंपनी आई थी RNRL। तो वो कंपनी 20 रुपए का स्टॉक ट्रेड होता था, ये बिल्कुल मेरे को फिगर भी याद है। ऑल ऑफ ए सडन 20 से वो विद इन 5, 6, 10 डेज जाके 100 रुपए पे खड़ा हो गया।
कुछ न्यूज़ आई उसमें और वो वहाँ खड़ा हो गया। तो हमें तब नया नया किसी ब्रोकर से या किसी जानने वाले से पता लगा कि कॉल पुट भी कुछ होते हैं। तो उसने हमसे ये कहा कि आप 90 रुपये या 80 रुपये की कॉल ले लो। हमने वो ली, तो हमने शायद उसमें कुछ, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, कुछ में हो सकता है 1 लाख 1.25 लाख रुपए डाला हो, लेकिन 2 दिन में ही हमें 50-60 हज़ार रुपये उसमें बच गए। ओके, हमने कहा भाई ये सब सही बंद चीज करो, है ये। अब तो यही करना है बस। तो हमने उस वक्त, हमें नहीं पता था कि कौन सी प्राइस, मतलब स्ट्राइक प्राइस कुछ सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन कैसे काम करते हैं, बस हमें उसने सी बता दिया। तो हमें तो ये पता लग गया भाई यही भगवान है, जो कि आज की तारीख में 90% लोग यही गलती करते हैं। तो वो कुछ 12 या 15 रुपए की थी। हमारे पास पैसा भरपूर था उस वक्त, क्योंकि हम फैक्ट्री बंद करके आए थे, तो हमारे पास कलेक्टिवली काफ़ी अच्छा कैपिटल था। तो हमने वो एक लॉट ले लिया शायद 12 रुपए पे। अब वो 10 आ गया, हमने और ले लिया। वो 8 आ गया, हमने 2 और ले लिए, क्योंकि हम तो अपने आप को पैसे वाला समझ रहे थे। वो 4 आ गया, हमने तो 10 लॉट और ले लिए। वो 50 पैसे रह गया, मैंने कहा ये 50 वाला अब जाएगा 20 रुपए, क्योंकि वहाँ से गिर रहा है तो ये चला जाएगा। तो वहाँ से हमने 50 में तो शायद मेरे ख्याल 1 लाख क्वांटिटी या 70,000, कुछ मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, लेकिन ह्यूज क्वांटिटी ले ली। अब ये बात है समझिए 28 या 29 जनवरी की। अब फरवरी में जब बाजार अगले दिन खुला, अच्छा वो 5 पैसे भी रह गई, हमें 5 पैसे भी स्क्रीन पे दिख रही है। ओके, अब हम सोच रहे हैं 5 पैसे अगर हम 1 लाख और ले लें तो 5,000 की आएगी शायद। मतलब इतना श्योर है कि ये वापस जाएगा ऊपर? हमने 5 पैसे या 10 पैसे में भी ले लिया उसे। ओके, अब अगले दिन हम देख रहे हैं स्क्रीन पे हमें वो दिख ही नहीं रहा। अब हम ब्रोकर को फ़ोन कर रहे हैं, भाई वो कहाँ गया हमारा? उसने कहा सर वो तो कल एक्सपायर हो गया, ख़त्म, कुछ नहीं बचा अब उसमें। तो मैंने देखा रहे मेरे तो 5-6 लाख रुपए घुस गए इसमें, या 4-5 लाख रुपए घुस गए, मुझे एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं है, बट दैट वाज वन बिग लॉस दैट आई हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन ऑप्शंस। तो मैंने कहा यार कल तक तो था और मैंने लिया भी था, आज वो कहाँ गया? तो उसने कहा सर कल तक आपने देखा 80 या 100 रुपए की सीई, इसके आगे जो डेट लिखी है वो कौन देखेगा? इस डेट का मतलब है कि ये इसकी एग्जिस्टेंस उस डेट तक ही है, उसके बाद खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसे अगर हैं तो प्रॉब्लम्स अलग तरीके की हैं। तब आप सीखने से पहले आप समझते हो भाई मैं तो बॉस हूँ, भाई मैं तो पैसा लगा सकता हूँ। तो हमने ऐसी बहुत गलतियां करी हैं और आज तो पीपल शुड बी थैंकफुल कि देर आर, यूट्यूब एक ऐसा मतलब नियामत है, मैं तो कहूँगा भगवान की देन है। 2 चीज़ों को मैं आज की तारीख में भगवान मानता हूँ, एक गूगल और एक यूट्यूब। आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप यूट्यूब से कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आपको एक 80% तो आप समझ ही जाएंगे क्या है। बिल्कुल। अब तो चैट जीपीटी और एआई का ज़माना आ गया, और चीज़ें आगे आने वाले टाइम में इजी होने वाली है लोगों के लिए। तो ऑप्शंस में सबसे बड़ा धोखा मैंने वहाँ खाया कि मुझे ऑप्शंस सीखा मैंने, मतलब बगैर सीखे करने लगा। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हाथ अजमाया तो हाथ जल गए। फिर ये समझ आया कि यार ये पैसा तो बहुत खो लिया, अब क्या वजह है कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा। तो उन्हीं दिनों में नया नया सोशल मीडिया पे आना शुरू किया, तो मैं रोज देख रहा है ये 2 लाख कमा रहा है, ये 1 लाख कमा रहा है, ये 5,000 कमा रहा है, ये 25,000 कमा रहा है। तो मैं सोचने लगा कि क्या मैं ही एक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा बेवकूफ़ हूँ जो हर रोज माइनस में हूँ। मतलब आपको एक आत्मग्लानि होनी शुरू हो गई कि भाई क्या हो क्या रहा है, मैं ही क्यों ऐसा लॉस ले रहा हूँ। तो फिर टिप्स वगैरह ली, किसी से पूछा भाई क्या है। कुल मिला के समझ आया टिप्स विप्स हो या कुछ भी हो, भैया एट दी एंड आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि टिप्स वाले को भी कुछ पता होता तो वो जो है टिप्स में अपना ना दिमाग लगा के खुद कर वो लेता खुद ट्रेडिंग कर रहा होता। टिप्स का सच तो ये है कि वो लड़का या लड़की जो भी आपको फ़ोन करते हैं, तो उसने मान लो पूरे कलेक्टिवली 1000 लोगों को फ़ोन किया, 500 को बाय दे दी, 500 को सेल दे दी, एक का तो ट्रेड सही आएगा होना ही होना है। तो जो ग्रुप ज़्यादा चल गया उसको उन्होंने एनकैश कर लिया, इन वालों को दोबारा टिप्स देनी शुरू कर दी। तो कुल मिला के टिप्स का हकीकत तो ये है। ओके, 50% प्रोबेबिलिटी तो रहती है टिप्स में तो 50% जीतने की प्रोबेबिलिटी है ही। ओके,
और कितना पैसा आपने उस टाइम पे लगभग गवा दिया होगा? बहुत अच्छा पैसा गवा दिया, मैं उसको बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि उस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती रहती है। ओके, तो तो अभी आप क्या प्रॉफिट में हैं? मैं प्रॉफिट में हूँ। क्या आप फिगर की बात कर सकते हैं? इतना है कि जो मैंने लॉस लिया था वो भी मेरा रिकवर हो गया, और मैं आज की तारीख में अपना घर पालन पोषण सब, अपना बच्चे बच्चे सब मेंटेन कर पा रहा हूँ प्रॉफिट से। मेरी महीने का? और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अच्छा, जी। ऑप्शन ट्रेडिंग से ही सर? ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ मैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग भी करता हूँ मैं, फ्यूचर भी करता हूँ। देखिए, आपको क्या है, एक कंसेप्ट समझ आना चाहिए। हम्म। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि मुझे करना क्या है, तो देन देयर इज नो लिमिट ऑफ अर्निंग मनी इन दिस मार्केट। तो मतलब लोग जो कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पार्ट टाइम हो सकता है। जो लोग कहते हैं ट्रेडिंग पार्ट टाइम हो सकता है, मैं उस पर बिग नो है जी मेरी। ट्रेडिंग इज ए फुल टाइम जॉब। हम्म। You have to give your time, you have to give your efforts, you have to take education, you need to learn a lot of things. आपको स्क्रीन के आगे 8-8 घंटे बैठना पड़ता है, दिमाग आपका पूरा खाली हो जाता है बाय द टाइम यू रीच योर होम। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग। जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने सुबह पैसा डाला और शाम को मेरे को पैसा मिल गया, भाई ख़त्म हो जाएगा ये पैसा, बचा लो इसे। हम्म। और एक परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंटेज आपका रहता देखिए, है महीने मैं का? बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ। मैं लोगों की तरह 5-6-10% की बातें नहीं करता, ना मेरा आता है, ना मैं उस लेवल पे करता हूँ। मेरी जो भी एक कैपिटल है, उस कैपिटल का जैसे ही 1.5% मेरे को मिल जाता है, निकल मैंने जाते हैं? पहली तारीख से ट्रेडिंग शुरू करी और मान लीजिए 16-17 तारीख में मुझे 1.5% आ गया, 2% आ गया, तो आप समझें कि पहले अगर मैं 100 लॉट में ट्रेड कर रहा था तो मैं 5 लॉट में आ जाता हूँ। मैं 95% प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाता हूँ। अब ये पोजीशन मैंने इसलिए रखी हुई है ताकि मेरा इंटरेस्ट बना रहे मार्केट में, मैं देखता रहूँ मार्केट को। नहीं तो अगर मेरी पोजीशन जीरो हो तो मैं मार्केट ही नहीं देखूंगा। हम्म। तो मैं अपने ट्रेड इस तरह से लेता हूँ कि मुझे 1%, 1.5% मिल जाए, यानी कि हफ्ते का मुझे कुल 0.5% चाहिए, अगर 4 हफ्तों की हम बात करें तो। ओके, हफ्ते का 1-1.5% मतलब साल का हफ्ते का 18? 1.5% नहीं भाई सॉरी, साहब, महीने का महीने का। 1.5%, हफ्ते का 0.5% या 0.3%। साल का 18-20%? साल का 18-20% बहुत है। अगर मैं 18-20% कमा पा रहा हूँ तो मैं जितने भी एसेट क्लास है उनको बीट कर रहा हूँ। हम्म। और सेकेंडली, एक नाम सब लोगों ने सुना होगा, मिस्टर वॉरेन बफेट। हम्म। वो तो पिछले कई सालों से 17-18% उनकी एवरेज CAGR आ रही है। हम्म। तो जब वो 18% कमा रहे हैं और मैं भी कमा रहा हूँ, तो मैं आई थिंक आई एम डूइंग गुड इन मार्केट। लेकिन हाँ, ट्रेडर्स हैं, मैं भी जानता हूँ, जो 3-3% भी महीने का कमा रहे हैं। मैं उस श्रेणी में नहीं आता, ओके। क्योंकि दे आर टेकिंग एक्सटेंसिव रिस्क, दे हैव बिल्ट अ कैपिटल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विच दे आर रेडी टू लूज। यानी कि किसी के पास 100 रुपए थे, उसने 1000 बना लिए, तो वो अब एक्सटेंसिवली रिस्क ले सकता है, मैं नहीं ले सकता। तो क्या इसलिए मैं अपना 1-1.5%, 2% पे शांति है। तो क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं जो 10-10% महीने का दे दे? आपने एक कॉल या पुट बाय कर ली, हम्म। अब भगवान की आप पे आशीर्वाद हो गया और वो आप बाय करके भूल गए। हम्म। क्योंकि अगर आप स्क्रीन के आगे बैठोगे तो आप 100 वाली चीज 120 में काटोगे ही काटोगे। हम्म। हाँ, वो तो जब बढ़ रहा आप होता है तो भूल हिम्मत गए नहीं होती है। और वो 2000-5000 की हो गई, हम्म। 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी चल गई, तो पैसा बन जाएगा। ऐसी स्ट्रेटेजीज भी हैं, लेकिन 10% नॉर्मल कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। एडजस्टमेंट से यू कैन मेक 10%। क्या एडजस्टमेंट? जैसे कि स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, आउट ऑफ द मनी कॉल्स हो गया, इन सबको यदि आप बेचते हैं और मार्केट एक दायरे में रहती है तो आप मार्केट से और नज़दीक आते जाते हैं, तो इनको हम, ये स्ट्रेटजीज हैं ऑप्शन सेलिंग में। तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो इनसे आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन इनमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, उसी अकॉर्डिंग। उसी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक ट्रेडर को बहुत सारे लोग होते हैं, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, हर तरफ होना चाहिए एक ट्रेडर को, या फिर पर्टिकुलर सिर्फ देखिए, बाइंग मेरा पकड़ के जो चलनी पिछले है? 7-8 साल का तजुर्बा है या 5 साल का जो मेरी एक्टिव ट्रेडिंग है, उसमें व्हाट आई हैव एनालाइज्ड इज कि आप अगर सिर्फ बाइंग करते हैं हम्म। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 1 और 2 और 5 आउट ऑफ 100। और आप सेल करते हैं तो भी 95 आउट ऑफ 100 नहीं है, तो भी 60 आउट ऑफ 100 ही है, क्योंकि 30 टाइम लॉस उसमें भी होता है। लेकिन अब इसको हम किस तरह से करते हैं कि हमने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:2 का रख दिया। हम्म। तो
तो अगर मैं 50% प्रॉफिट में हूँ, 50% लॉस में हूँ, तो भी मैं प्रॉफिट में उठूंगा। ओके। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपने सिक्का उछाला, आप 100 के 100 टाइम तो सिक्का से नहीं हार सकते। बिल्कुल। अगर आप 30 टाइम भी जीत गए तो आप एट पार छूटेंगे। प्रॉब्लम यहाँ मार्केट में ये है कि सागर भाई आज किसी ने मेरे से सीखा, 2 दिन मुझे फॉलो किया, तीसरे दिन लॉस आया तो वो पहुंच गया सागर भाई के पास। अब वो सागर भाई सिखा रहे हैं उसे। अब सागर भाई से सीखा तो रामलाल के पास पहुंच गया। लोग कंसिस्टेंट नहीं है। जबकि एक आपने कहावत सुनी होगी, ब्रूस ली की है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 टाइम्स, आई एम वरीड अबाउट द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस सेम किक 10,000 टाइम्स। यानी कि जो आदमी एक ही चीज को 10,000 बार कर रहा है, मुझे उससे ज्यादा डरने की जरूरत है रादर देन जो 10,000 बार कुछ काम कर रहा है। ये एक ही चीज का मतलब किसी एक स्ट्रेटजी मैं की बात कर एक रहे हैं? स्ट्रेटजी कर रहा हूँ, मान लीजिए आज मैंने उसे स्ट्रेटजी को करा, कल मुझे लॉस आ गया, लॉस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगले हफ्ते मैं उसे छोड़ के कुछ और ना करूं। मैं उसे कम से कम 10 हफ्ते, 15 हफ्ते, 20 हफ्ते, 50 हफ्ते टाइम तो दूं। अगर फिर भी वो नहीं चल रही तो मैं कहूँगा हाँ भी मेरी स्ट्रेटजी में गलती है। लेकिन अगर वो स्ट्रेटजी किसी टाइम प्रॉफिट देती है, किसी टाइम लॉस देती है, तो वो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। दैट इज एज पर दी मार्केट। क्या रेशियो होना चाहिए कि मुझे समझ में आया कि नहीं ये स्ट्रेटजी मेरी काम कर रही है? 1:1, 1:2, मतलब 1:1 तो मिनिमम होनी चाहिए। 1:2, 3, 4, 5 जितना ज्यादा हो वो अच्छा है। 1:2 कहने का मतलब एक बार अगर लॉस दे रही है तो कम से कम 2 बार प्रॉफिट दे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या 100 रुपए के लॉस पे 200 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा है तो जी ठीक है। और ऐसा कितनी बार उसको देखना चाहिए, ऐसा कुछ पैरामीटर? देखिए, कितनी बार एक आध देखना, बार तो दे देगा। नहीं, कितनी बार देखना या समझना वाले सवाल नहीं है। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी होती है, हम बात करते हैं जैसे मेरे ये हाथ हैं तो दिस इज द प्राइस, ये सेंटर ऑफ द प्राइस है, तो हम ये कॉल बेच रहे हैं, ये पुट बेच रहे हैं। अब बाजार अगर यहाँ आ गया तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ आने पे मुझे क्या एडजस्टमेंट करनी है। अगर बाजार यहाँ आने के बाद फिर दोबारा वापस यहाँ आ गया तो मुझे फिर पता होना चाहिए कि मुझे क्या एडजस्टमेंट करनी है। मुझे तो सिर्फ एडजस्टमेंट करते जाना है और मार्केट को फॉलो करते जाना है। एडजस्टमेंट का मतलब एवरेजिंग की बात कर रहे हैं? एवरेजिंग, हेजिंग? देखिए, एडजस्टमेंट में एवरेजिंग भी होती है, प्राइस को शिफ्ट करना भी होता है, कॉल मतलब अगर लॉस में पुट वाली साइड है तो कॉल को भी शिफ्ट करना है और पुट को भी हेज करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप ट्रेड लें, आपके दिमाग में ये 4 पॉइंट हमेशा होने चाहिए। पहला कि अगर बाजार में बड़ी 500, 1000, 2000 पॉइंट की मूवमेंट आ गई तो मैं क्या करूंगा, जो कि आ सकती है। ठीक है। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे को किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाए, मुझे करना क्या है। दिस शुड बी द प्राइमरी थिंग विच आई हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। दूसरा, मैं इस ट्रेड में कितना पैसा लूज करने को तैयार हूं। अब मैं जो है, मैं क्या करता हूं, मैंने एक ट्रेड लिया, अब वो ऊपर गया तो मैंने नीचे वाले लॉस को प्रोटेक्ट किया, नीचे आया ऊपर वाले को किया। मैं तो अपने लॉसेस को ही कम कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो वो झक मार के देके जाएगी। आप, वो एक 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि आप समझदार बनिए, आप एजुकेटिव रहिए, आप वो रहिए, सक्सेस तो आपके पीछे झक मार के आएगी। राइट। तो ऐसे ही ऑप्शंस है कि आप अपने आप को एडजस्ट करते रहिए एज पर दी मार्केट, प्रॉफिट तो एंड में आएगा ही आएगा। ओके। यस। इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करें, एडजस्ट करते रहिए को क्या क्या कैसे कैसे? देखिए, हमने एक, मान लीजिए कोई स्ट्रैडल बेचा, बाजार ऊपर चला गया, तो जो मेरी कॉल साइड है वो लॉस में होगी, पुट साइड प्रॉफिट में होगी। तो अब मैं पूरी की पूरी पुट साइड हटा के थोड़ी सी एडजस्ट करूं और कॉल में कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करूं कि मेरा कॉल का लॉस कम हो जाए। और ये सब मैं ओरली या कॉपी पे लिख के ना करूं। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके कि मैं 3-4 नाम दे देता हूं, मुझे किसी ने प्रमोट नहीं किया कि मैं बोलूं। सेंसिबल है जो काइट के साथ फ्री है, धीरोधा का। ऐसे ही ऑब्स्ट्रा है जो कि फ्री है, उसमें आप स्ट्रेटेजी डाल के देख सकते हैं कि प्रॉफिट कहाँ है, लॉस कहाँ है, पे ऑफ चार्ट। तो आप इन सॉफ्टवेयर में डालिए अपनी पोजीशन और उस हिसाब से एडजस्टमेंट करिए। कई दफ़ा मैं सोच रहा हूँ मेरी एडजस्टमेंट ठीक है, लेकिन जब मैं उसे ऑब्स्ट्रा में डालता हूँ तो वो गलत साबित हो जाती है। तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला पॉइंट कि मेरे को ट्रेड में कैसे घुसना है, कितना लॉस देना है।
2000 पॉइंट की मूवमेंट पे क्या करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरे को लॉस कितना देना है। मार्केट को कितना देना है जो आपने बोला। अगर मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी मेरा 1.5% या 2% लॉस हो गया भाई साहब, उसके बाद मेरे को चाहे कोई आके कह दे कि ये कल प्रॉफिट में आएगी, मैं आज लॉस लेके निकलूंगा, मैं कल दोबारा ट्रेड ले लूंगा, हम्म, लेकिन मैं आज तो अपने आप को पीस ऑफ माइंड बाय करूंगा ही करूंगा, बाय स्क्वायर मतलब उसे स्क्वेयरिंग ऑफ द पोजीशन। हम्म, क्योंकि देखिए क्या है, अब इसको आप साइकोलॉजी समझिए कि एक है कि आप लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं लड़े जा रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा। दूसरा ये है कि आप जहां खड़े हैं वहीं पे ही दोबारा पोजीशन बनाइए, शायद लड़ना कम पड़े। हम्म, तो अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आई एम श्योर यू विल मेक वेरी गुड मनी। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले अपना लॉस का हिसाब लगाना ज्यादा जरूरी है। लॉस का हिसाब जरूरी प्रॉफिट है, कितना होगा वो बाद में वो देखेंगे, बाद में देखेंगे। पहले लॉस। यस। मतलब वर्स्ट केस में कितना, मैं कहाँ तक वर्स्ट हो सकता हूँ। देखिए सागर भाई, आज ना ये चीज ना कि ट्रेड में बट हर जगह लागू होती है। हम्म, हाँ, आज आप कोई भी काम करने चल रहे हैं, आपने ये स्टूडियो बनाया, ये सब इन्वेस्टमेंट करी, तो आप इससे क्या कमा पाएंगे क्या नहीं कमा पाएंगे ये तो एक सेकेंडरी है। हम्म, तो आप सबसे पहले सोचेंगे भी मैंने 10-20 लाख की जो इन्वेस्टमेंट करी है ये मुझे कहाँ तक लॉस दे सकती है, तो ये उतना ही लॉस दे सकती है जितने की ये है। हम्म, राइट। तो क्या आप इस लॉस के लिए तैयार हैं? आज चलो थैंक्स टू गॉड कि आपका पॉडकास्ट बिजनेस और ये सोशल मीडिया पे यू हैव बिकम ए वेरी गुड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। लेकिन अगर ये किसी वजह से नहीं चलता तो ये जो 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है ये तो आपने सोचा होगा ना यार, नहीं चलेगी तो क्या होगा। तो आपने सोचा होगा यार मैं अगर नहीं इसको यूज कर पाऊंगा, 20 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 10 लाख का तो कोई ले ही लेगा। तो आपने अपने साइकोलॉजिकली एक बैरियर बना दिया ना कि 10 लाख का तो मैं लॉस लेने को तैयार हूं। राइट। यही सोच के तो आप आगे बढ़े। आज अगर मैं सोचूं कि मेरे को एक फैक्ट्री लगानी है, तो मैंने सोचा जी फैक्ट्री में 1 करोड़ रुपया लगेगा। अब सेकंड मेरे दिमाग में क्या सवाल आएगा कि अगर मैं फेल हो गया, मेरा माल नहीं बिका, मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो क्या होगा। तो मैं फिगर आउट करूंगा कि भाई मैंने मशीन मान लो 60 लाख की ली, तो लोहे में ये 60 की नहीं तो 30 की तो बिक जाएगी, तो मेरा 30 लाख का मैक्सिमम लॉस वहां है। दूसरा लॉस मेरा रेंटल्स का या मैन पावर का होगा। तो मैं, हर आदमी बिजनेस करने से पहले एक टेंटेटिव लॉस की फिगर बना के चलता है। कोई भी आदमी जब बिजनेस करता है, आप इवन आईपीओ भी पढ़े तो उसमें रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में यही लिखा होता है कि भैया कल को आग लग गई तो फैक्ट्री में ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, और आपका पैसा इस लेवल तक डूब सकता है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी यही है जो कि आईपीओ भरते वक्त कोई पढ़ता नहीं है। ओके। तो रिस्क को ही मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। और इसी लॉस के बारे में एक ट्रेडर सोचता नहीं कभी, कभी सोचता नहीं। उम्मीद है। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने सीख लिया, और रिस्क मैनेजमेंट से भी बड़ी चीज है पोजीशन साइजिंग। अगर कोई पोजीशन आपको, आज आपने मान लीजिए बैंक निफ्टी बाय करी सेल करी, ऑप्शन सेल करा बाय करा, जो भी लिया, और उस पोजीशन से आपको डर लग गया कि कल क्या होगा, मैं इसे कैसे छोड़ के जाऊं, दैट मीन्स आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है। मतलब आपने एक लॉट निफ्टी ले रखा है, या बैंक निफ्टी आपने एक लॉट बाय कर रखा है, अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक है। अब फ्यूचर कितना गिर सकता है कल के दिन, इसका हिसाब लगा लिया। इसका हिसाब लगाइए, मैं है। बताता हूं आपको। मैक्सिमम लॉस आपका 6 लाख का हो सकता है कल के दिन। कैसे? 10% से ज्यादा बैंक निफ्टी गिर नहीं सकता, गिरते के साथ ही सर्किट लग जाएगा, ये तो सबको पता है। अब हमने एक आज लॉट लिया और कल ही भगवान ना करे कोई आपदा विपदा आ गई देश पे या दुनिया में कहीं, और मार्केट लोअर सर्किट मारने पे आ गई, तो एक लॉट हमें कितना लॉस दे सकता है? 6 लाख का लॉस दे सकता है मैक्सिमम, यानी कि 15 पॉइंट का लॉस, मतलब 15 क्वांटिटी का लॉट है, 4000 पॉइंट मैंने मान लिए कि गिर जाएगा, तो 6 लाख का लॉस हो गया। राइट। अब और मेरे पास कैपिटल कितनी है? 10 लाख है, तो 10 लाख पे 6 लाख रुपए फिर भी एक टॉलरेबल लिमिट है, मैं बियर कर सकता हूँ, और जिसके चांसेस बहुत कम है, जिसके चांसेस बहुत रेयर हैं। लेकिन यही अगर मैं 5 लॉट ले लूं कि भाई 2 लाख में मेरा एक लॉट मैंने लिया हुआ है, और कल मान लो 4000 पॉइंट गिर गई, तो आपका तो सुपड़ा ही साफ है, सारा खत्म हो जाएगा। तो देन यू हैव अ रीजन टू फियर, देन माय फ्रेंड यू हैव अ रीजन टू फियर। तो इस फियर को ना आने का मतलब है
कि पोजीशन साइजिंग में कहीं प्रॉब्लम है, हम्म, तभी तो ये फियर है। राइट। अगर यही एक लॉट हो 6 लाख का मैक्सिमम लॉस है, उसको मैं हेज वूज ये वो करके कहीं ना कहीं समेट सकता हूं। लेकिन अगर मैं 5 क्वांटिटी ले लूंगा तो मेरा तो सुपड़ा साफ होना ही है। तो रिस्क मैनेजमेंट से भी ऊपर मैं समझता हूं पोजीशन साइजिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको कि लोग इग्नोर करते हैं। अक्सर क्या होता है, जब बाजार गिर रहा होता है, और आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मैंने यार कोई चीज़ 100 रुपए की ली, वो 80 रुपए आ गई, और यार मैं निकला, बस जहां मैं निकला वहीं से ही वो ऊपर चल दी। ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, बहुत सबके साथ कॉमन होता है। स्टेटमेंट है ना। वो क्यों है? क्योंकि जहां आप निकले, हम्म, जहां आपने अपनी पोजीशन काटी, वहीं पे तमाम लोगों ने काटी, वहीं लोगों की पोजीशन कटी, क्योंकि प्राइस ने वहां पे एक ऐसी डिप मारी कि जहां पे अक्सर लोग लॉस ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी पेशेंस और दिखाई होती तो आज आप प्रॉफिट में होते। तो ये पेशेंस कहाँ से आएगी? ये ट्रेडिंग से नहीं आएगी, ये पोजीशन साइजिंग से आएगी। ओके, ठीक है। अच्छा, इस पोजीशन साइड में ऑपरेटर का भी गेम हो सकता है? ये ऑपरेटर का गेम थोड़ा सा खुल के देखिए, बताइए। ऑपरेटर फिर मैं ऐसा है कि ऑपरेटर हम किसे बोलते हैं? जिस आदमी के पास अथार पैसा है, वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई XYZ कोई भी हो सकता है, जो मार्केट को ऑपरेट करने की क्षमता रखता है, ये ऑपरेट से मतलब हिलाने की क्षमता रखता है, वो ऑपरेटर है। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई कोई भी ब्रोकर हो सकता है। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ। आज मान लीजिए मैं 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे पास कल 5,000 करोड़ हो जाए, 20,000 करोड़ हो जाए, और मैंने जहां बटन दबाया वहीं से सेलिंग चालू हो जाए, मैं ऑपरेटर हो गया। सो FII DII, ये ऑपरेटर एक्चुअली गलत वर्ड है। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो स्मार्ट मनी जिसे हम बोलते हैं, वो स्मार्ट मनी इज द राइट वर्ड रादर देन ऑपरेटर। तो स्मार्ट मनी जो है वो एक्चुअली स्मार्ट मनी उसे कहा ही इसलिए गया है कि वो हम आपसे जब से ज्यादा स्मार्ट है। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां तो वो शुरू करते हैं सोचना। जहां हमें लगता है कि नाउ दिस इज द राइट टाइम टू शॉर्ट, वो तो वहां बाइंग कर रहे होते हैं। तभी तो लोगों के लॉसेस कट रहे हैं। राइट। तभी तो सेबी बार बार ये कह रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक बबल बन गया है, थोड़ा अलर्ट रहें। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को ये हिदायत दे दी गई है कि भैया अब आप नई इन्वेस्टमेंट वंड्स मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और सिप फॉर्मेट में करिए, और ये बबल है, कभी भी बस्ट हो सकता है। ये तो सेबी के चेयरमैन जी का वो है। तो ये क्यों है? क्योंकि लोगों की पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रही। एक नए आदमी को ऑपरेटर के लिए क्या क्या समझना चाहिए, कि मतलब कैसे समझ होनी चाहिए कि ये नॉर्मल फ्लो नहीं है, ये मैनिपुलेटेड फ्लो है? देखिए, अब फिर वही वाली बात कि मैनिपुलेशन क्या है। अब अगर कोई स्टॉक अपने मेरिट्स के ऊपर, मैं तो ये मानता हूँ मेरिट्स के ऊपर, ऐसा क्यों है कि येस बैंक 12 से 15 20 35 पे ही अटक रहा है या 20 पे ही अटक रहा है? येस बैंक तो 25 वाला स्टॉक 500 नहीं हो रहा, वोडाफोन तो नहीं हो रहा, सुजलॉन तो नहीं हो रहा। ये स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहे? और ऐसे स्टॉक भी हैं जो आज से कुछ टाइम पहले 100 रुपए के थे, वो 800 पहुंच गए। तो क्या क्या चीजें देखने वाली होती हैं एक स्टॉक में। आप सबसे पहले उसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखें, PE जिसे बोलते हैं। फिर ROC देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखिए क्या वो प्रॉफिट में आ रहा है और प्रॉफिट मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है या नहीं। सेल उसकी पिछले क्वार्टर में मान लीजिए किसी की सेल 400 करोड़ थी, अब वो 500 हो गई, तो यानी कि 25% का राइज है। अब 500 से वो अगले क्वार्टर में 700 हो गई, तो यानी कि कंसिस्टेंटली राइज है, यानी कि जिसका माल बाजार में बिक रहा है। अब जिसका माल बिक रहा है, अगर उसका भी शेयर ना बढ़े तो फिर किसका बढ़े? राइट। लेकिन ट्रेडिंग में क्या रेलेवेंस है इनका? ये तो ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन में वो समझ में आता है, लेकिन ट्रेडिंग में, और वो भी अगर इंडेक्स की बात करें, हाँ, इंडेक्स में क्या क्या हो सकता है? इंडेक्स में देखिए फिर वही वाली बात है कि मान लीजिए मैंने कोई एक कॉल शॉर्ट कर रखी है या लॉन्ग कर रखा है, तो वो मार्केट क्या है, जो हम OI डेटा देखते हैं वो शॉर्ट का डेटा होता है, लॉन्ग का नहीं होता। यानी कि जो मैसिव लोग हैं वो शॉर्ट कहाँ पर है। अब अगर मुझे उन लोग, और शॉर्ट में मान लीजिए जैसे आपने कोई पोजीशन शॉर्ट कर रखी है, तो आपने अगर सेल कर रखी है तो उसे किसी ने तो बाय किया है ना। राइट। अच्छा सर, ये समझाना चाह रहे हैं
कि हम जो ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं उसमें दोनों साइड शॉर्ट का डेटा होता है, दोनों साइड शॉर्ट का डेटा होता है, मतलब सेलिंग का डेटा होता है। सेलिंग का डेटा होता है। तो अगर मान लीजिए उसमें जब आप ओआई का बार देखते हैं, जैसे सेंसिबल में देखते हैं, एनएसई की साइट पे देखते हैं, तो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा एटीएम की जो वो है वो शॉर्ट है। हम्म, उसके बाद सेकंड देखिए कौन सी शॉर्ट है। मान लीजिए 300 पॉइंट ऊपर की कॉल शॉर्ट है, तो अगर वो शॉर्ट मैंने करी है, आपने करी है, सबने करी है, तो किसी ने तो वो बाय करी है, तब तो हमने शॉर्ट करी है। राइट हर प्राइस पे बायर भी है, सेलर भी है, तभी तो मेरा ट्रेड हो पा रहा है। राइट। तो जिसने बाय करी है वो इतना पावरफुल इंसान भी हो सकता है कि उसे ये पता है कि मैं अगर अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग शुरू कर दूं तो मेरी कॉल ये जो अभी तक लॉस में थी पूरे हफ्ते, ये लास्ट के 2 घंटे में बाय में आ सकती ही प्रॉफिट में आ सकती है। तो वो क्यों नहीं बढ़ाएगा? अब आप उसे ऑपरेटर का नाम देते, मैं तो कहता हूँ स्मार्ट बनिए, वो एफआईआई है, डीआईआई है, उन्होंने वहां पे आपको एक पोजीशन दी, आपने वो पोजीशन शॉर्ट करी, अब वो उसे वहां ले गए मार्केट को खींच के अपने प्रॉफिट के लिए। तो क्या आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने नहीं आएंगे कल को, अगर आप बड़े पैसा लेके बैठे हाँ हैं? हाँ बिल्कुल सही। तो इसमें ऑपरेटर कहना तो गलत है ना, दिस इज स्मार्ट मनी। हम्म, तो मैं, देखिए फिर वही वाली बात है, सोच का फर्क है, आप किस नजरिए से देखते हैं और मैं किस नजरिए से देखता हूं। बाजार में भी बाजार आज 500 पॉइंट बढ़ा हुआ है, वहां पे बायर भी है, सेलर भी है। आपको लग रहा है अब ये 500 से 600 नहीं बढ़ सकता, किसी को लग रहा है जिसने बिल्कुल टॉप पे बाय किया उसे तो लग रहा था वो और ऊपर जाएगा, तभी तो वो प्राइस बना। अगर वो उसे लगता है कि ऊपर नहीं जाएगा तो प्राइस बनता ही नहीं वो। राइट। तो नजरिया हर वक्त बाय का भी है, सेल का भी है। कभी बायर्स जीत जाते हैं, कभी सेलर जीत जाते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप देखते हैं, क्योंकि ये कंपनीज की ग्रोथ हो रही है और इंडेक्स इज व्हाट, अगेन एक कॉम्बिनेशन ऑफ वो है, कंपोजिशन ऑफ बेस्ट 50 कंपनीज है, या बैंक निफ्टी की बात करें तो टॉप 10 12 बैंक जो हैं उसमें वही है। तो उन कंपनीज में जब आप ट्रैक्शन आएगा, ग्रोथ बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्राइजेस बढ़ेंगे। जब प्राइजेस बढ़ेगा तो उनकी सबकी पीई भी बढ़ेगी, जब पीई बढ़ेगी तो उससे इंडेक्स भी बढ़ेगा, तो इंडेक्स ऐसे मूव हो रहा है। तो ऑप्शन चूंकि जीरो सम गेम है, जी, तो इसमें वो जो बड़े प्लेयर हैं उनकी जेब से पैसा निकाल के कैसे ले जा सकता है एक छोटा प्लेयर? वो तो निकालने नहीं देंगे कभी। तो देखिए, छोटा प्लेयर फिर कैसे हाँ, कमाए? मैं छोटा प्लेयर कैसे निकाल सकता है कि आप 100 ट्रेड लेंगे हम्म, तो कोई 10 20 50 ट्रेड तो ऐसे होंगे जो उनके और आपके अलाइंग होंगे। हर बार तो आप गलत नहीं हो सकते, मतलब उनके जैसी सोच वाले ट्रेड उनके होंगे। जैसी सोच वाले ट्रेड वो हो सकता है बाई चांस हो जाए। हम्म, सेकेंडली, मैं एक हर किसी को एक एनकरेज करता हूं कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करिए। अभी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं आप थोड़ा सा बताता हूं। एक छोटा सा सिस्टम बनाते हैं अभी यहीं, कि हमने सुबह अपना सिस्टम खोला, मार्केट आज ग्रीन है, यानी कि निफ्टी प्लस में है, ठीक है। राइट। 10 बजे मैं देखूंगा कि निफ्टी प्लस है तो मैं बाय करूंगा, निफ्टी माइनस है तो मैं सेल करूंगा। चलो हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ। हम्म, बैंक निफ्टी हमने ये देखा कि अगर ये बैंक निफ्टी 10 बजे प्लस में है तो मैं आज पूरा दिन बाय करूंगा, और माइनस में है तो मैं सेल करूंगा। ठीक है। लेकिन मैंने टाइम फिक्स कर दिया, तो मैंने 10 बजे आते ही देखा प्लस में है तो मैंने प्लस उसे वो कर दिया, बाय कर लिया फ्यूचर। फ्यूचर बाय हाँ, फ्यूचर बाय कर लिया, और 100 पॉइंट नीचे मैंने एसएल लगा दिया, 200 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। हम्म, ये मेरा एक सिस्टम बन गया। ठीक है। यानी कि मैं रोज सुबह आऊँगा, 10 बजे घड़ी देखूंगा, 10 बजे अगर बाजार प्लस में होगा तो मैं बाय करूंगा, बाजार माइनस में होगा तो मैं सेल करूंगा। बहुत बड़ा कोई टेक्निकल सिस्टम नहीं है, हम्म, राइट। हम्म, 200 पॉइंट प्रॉफिट खाऊंगा, 100 पॉइंट एसएल दूंगा। हम्म, नाउ दिस इज अ सिस्टम। मैं 100 दिन, 200 दिन, 500 दिन करके देखो, इससे प्रॉफिट में आप नहीं हो तो मुझे बताना। अच्छा। आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉस में हो। क्यों? क्योंकि अगर आप 33% ऑफ द टाइम भी प्रॉफिट में आए तो भी आप लॉस में नहीं होगे, हम्म, क्योंकि आपने 100 पॉइंट का एसएल दिया, 200 पॉइंट का प्रॉफिट लिया। सही बात है। 33% टाइम भी अगर प्रॉफिट में हो तो आप लॉस में नहीं हो। लॉस में सही नहीं बात है। होगे। तो आप सिस्टम बनाइए, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करिए,
सिस्टमैटिक ट्रेडिंग वो है जो हम किसी बच्चे को बता दें कि बेटा तुझे ये फॉलो करना है और वो कर ले, वो सिस्टम है। हम्म। तो लोग जो अलग अलग स्ट्रेटजी अलग अलग सिस्टम पे ट्राई करते रहते लोगों हैं, के पास स्ट्रेटेजी नहीं है कोई, कहीं किसी की सुन ली। किसी की सुन ली, किसी की देख ली, किसी की समझ ली। यूट्यूब पे मैं खुद कहता हूँ बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज भी हैं और बिल्कुल बकवास स्ट्रेटेजीज भी हैं। लेकिन क्या मैंने यूट्यूब को देख के एक बैक टेस्ट करने की कोशिश करी पिछले 60 दिन का चार्ट लगा के कि ये मेरे चार्ट पे कैसे चल रही है? जो भी स्ट्रेटजी देखें उसको 60 दिन के लिए बैक टेस्ट करें। कम से कम। सागर भाई हो क्या रहा है, आज एक डॉक्टर बनता है तो उसे 10 साल चाहिए कम से कम पढ़ाई करने के लिए। पहले वो 4 से 5 साल एमबीबीएस करेगा, फिर वो इंटर्नशिप करेगा 1 आध साल, फिर वो एमडी करेगा 2 साल की, फिर वो कहीं जूनियर डॉक्टर लगेगा या रेजिडेंट लगेगा, और उसके बाद 10 साल मेहनत करने के बाद वो कहीं अपना एक छोटा मोटा क्लिनिक खोल पाएगा। उस क्लिनिक में भी ज़रूरी नहीं है पहले दिन खुलते ही वो 2000 की फीस रखे और उसके पास पेशेंट आ जाए। मैं यहाँ पेशेंट वर्ड नहीं, कस्टमर आ जाए कहूँगा, क्योंकि वो दुकान खोल के बैठा है, अभी वो प्रॉपर डॉक्टर नहीं बना, उसकी मार्केट में रिकॉग्निशन नहीं हुई, तो तब तक तो वो दुकान ही है। वंस ही बिकम वेरी गुड डॉक्टर, ही बिकम्स अ प्रैक्टिशनर, और फिर वहाँ पेशेंट आएंगे, तब वो दुकान नहीं, वो क्लिनिक कहलाएगी। अगर आप उसे बिजनेस सेंस को समझे तो वो दुकान है और ये डॉक्टर है, राइट। तो जब आप किसी भी काम पे मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा, ये तो एक फैक्ट है। कई ऐसे भी स्टॉक हैं जो पिछले 20 साल से पड़े हुए हैं, 10 साल, 5 साल, 8 साल, और 8 साल के बाद वो भागे हैं। आप गोल्ड का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया में तो गोल्ड इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा रुपया जो है वो पहले 40 रुपए था, फिर 50 हुआ, फिर 52 हुआ, 56 हुआ, आज 83 रुपए पे आ गया। तो उधर, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल चार्ट देखेंगे गोल्ड का, तो वो $1900 से गिर के $1200 आ गया था, और $1200 से 5-6 साल बाद अब वो दोबारा $2000 पे आ रहा है, और अभी तो डेली ही बढ़ रहा है। और अभी डेली बढ़ रहा है। इंडिया में 70,000 रुपए गोल्ड हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी चार्ट हो, अगर फंडामेंटल मजबूत है तो वो बढ़ेगा, लेकिन क्या हम उसको ट्रेड करके अपना रोजमर्रा का पैसा निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसलिए ट्रेडिंग हमें वो करनी है कि जिसमें हम अपना डे टू डे ब्रेड को अर्न कर सकें। राइट, ठीक है। तो अभी आपसे अगर मैं फिगर पूछूं, कितने रुपए के से आप ट्रेड करते हैं कैपिटल? मैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास से ट्रेड करता हूँ। 1 करोड़ रुपए डेली? डेली। और ये कैपिटल इन्वेस्टेड होता है? इन्वेस्टेड होता है। ओके। और इसमें आप कह रहे हैं महीने का 1-1.5%? बिल्कुल। ओके। कम कैपिटल वालों के लिए जगह है मार्केट में? 10,000 20,000 वालों के लिए? 10,000 20,000 वालों के लिए आई एम सॉरी, मैं सबसे ये कहता हूँ कि भाई प्लीज़ इस पैसे को बचा लो। 10-20 हज़ार से आप, हो सकता है 10-20 हज़ार को आप 50,000 ले जाओ, लेकिन वो 50,000 को जीरो कर दोगे आप। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 10-20 हज़ार में आप क्या कर सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि या तो आप 4-5 शेयर रिलायंस के खरीद लें, या उस तरह की किसी कंपनी के शेयर खरीद लें। अब रिलायंस को 10,000 के आपने आज शेयर खरीद लिए, यहाँ से डबल होने में मान लीजिए 5 साल लगे, तो आपने 10,000 के ऊपर 10,000 कमा लिए, तो क्या उससे आप कर लोगे? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 10,000 में आप सेलिंग कर नहीं सकते, आप बाइंग ही करोगे। हाँ। अब अगर आपने बाइंग करी 10,000 में, और वो 200 पॉइंट भी बाजार आपके लेने से 100 पॉइंट का भी आपने एसएल रख दिया किसी ऑप्शन में, तो बाइंग में 100 पॉइंट का एसएल मतलब 1,500 रुपये आपके चले गए पहले दिन ही। यानी कि यू हैव लॉस्ट 15% ऑफ योर कैपिटल 10,000 में। ठीक है जी, राइट। अब 85 रुपये से आपको 100 रुपये बनाने हैं, तो इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन। मतलब एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट है जिसमें से कि आपको निकल गुजरना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट कहूँगा मैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग मना लेते हैं, लेकिन वो बहुत कुछ ही लोग हैं। देखिए मेरे, मान लीजिए अगर आज 200-500 ट्रेडर्स को जानता हूँ, तो उसमें बायर मुश्किल से एक होगा। बायर मुश्किल से एक होगा? कामयाब बायर। ओके। लूजर बायर बहुत होंगे, लेकिन कामयाब एक होगा। ज्यादा लोग सेलिंग करना ठीक रहता है या बाइंग?
देखिए अगर आपके पास फिर वही बात है, पैसा है। पैसा है, क्योंकि सेलिंग में पैसा लगता है। हम्म, और सेलिंग एक सस्टेनेबल बिजनेस क्यों है? क्योंकि देखिए आप जब भी सेल करते हैं तो एक लॉट सेल करने के लिए आपको 1 लाख रुपए करीब करीब चाहिए। हम्म, अब आपने मान लीजिए 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट का ऐसा लगा या 100 पॉइंट का रखा, हम्म, तो 1 लाख में से 1500 रुपये चले गए तो क्या गया? 1.5%। राइट। अब मैं जैसे करता हूँ तो मैं तो 3 लाख रुपए पे एक लॉट ट्रेड करता हूँ। हम्म, अब 3 लाख पे एक लॉट ट्रेड किया और मान लीजिए एक लॉट में आज मैंने कोई पोजीशन ली, 200 पॉइंट का भी लॉस ले लिया, हालांकि मैं बहुत एक्सट्रीम साइड पे बोल रहा हूँ, हम्म, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं चलो आपकी बात को बड़ा करने के लिए और ऑडियंस की सुविधा के लिए 200 पॉइंट भी लॉस ले लिया, हम्म, तो कितना मेरा लॉस हुआ 200 पॉइंट में? 3,000 रुपये। हाँ, अब 3 लाख पे 3,000 इज 1% ऑफ माई कैपिटल, मुझे तो टेंशन ही नहीं है, राइट, ठीक है। क्योंकि कल मैं अगर कमाऊंगा तो मैं 2% कमा लूंगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पोजीशन साइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये नहीं है कि आज मेरे पास 50 लाख हैं या 10 लाख हैं तो मुझे 20 लॉट में काम करना है। भाई मरना ही मरना है, पैसा खत्म करके बाजार को ही दे के जाओगे। ओके, अच्छा एक लास्ट सवाल है अब आपसे, कंक्लूड करते हैं। 2015 में आपने बताया ना जी ऑप्शन पे पूरी तरीके से आए। उस टाइम तो ज़्यादा इंटरनेट भी नहीं था, ज़्यादा जी। वीडियो भी नहीं थे। सीखा कैसे आपने? और आज एक नए आदमी को ढंग से ट्रेडिंग करने के लिए कैसे, कौन से सोर्स से सीखना चाहिए? यूट्यूब पर डिटेल में ट्रेनिंग वेनिंग नहीं है, बेसिक बेसिक होते हैं, बट देखिए ढंग ऐसा से है कि सीखने के लिए एज क्या करें? सच जो मैंने एक वो निकाला निष्कर्ष कि कोई भी कंप्लीट ट्रेडिंग या कोई भी कंप्लीट ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है इंडिया में किसी भी स्ट्रीम में जहाँ कुछ इसका सिखाया जाए। तो देखिए सीखना तो खुद ही पड़ेगा और यूट्यूब की हेल्प से ही सीखना पड़ेगा। किसी का पॉइंट ए अच्छा है, किसी का पॉइंट बी अच्छा है, किसी का पॉइंट सी अच्छा है, तो पूरी सबको देखना है। वर्णमाला अपने आप बनानी पड़ेगी। हम्म, ये आपको विद द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ आएगा कि ये जो आदमी बोल रहा है ये सही बोल रहा है या ये जो बोल रहा है उसको मैं बैक टेस्ट करूं तो वो सही निकलेगा। हम्म। ये विद द टाइम ही पता लगेगा। तो मतलब आप कह रहे हो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं सीख लूं और पहले दिन से एकदम कम से कम रिस्क और ज़्यादा प्रॉफिट के साथ काम करूं? देखिए कोर्सेज, पैसा गवाते गवाते सीखेंगे ऐसा? इसका एक तरीका क्या है कि आप एडिक्वेट कैपिटल से काम करिए। एडिक्वेट कैपिटल 1 लाख रुपए कम से कम? नहीं, अगर आप सेलिंग में जा रहे हैं तो कम से कम 3 लाख रुपए होंगे तो एक लॉट में काम करना है। ठीक है। और आपको नए आदमी को सेलिंग में जाना चाहिए क्या? सेलिंग में ही जाना चाहिए। सेलिंग में ही जाना जी, चाहिए? ओके, क्यों? क्योंकि सेलिंग में रिस्क कम है। हम्म, सेलिंग में डी का डिके जो है वो आपकी साइड है। हम्म, जैसे हम ऊपर से गिरें तो ग्रेविटी हमें और पुल करेगी, जबकि हम ऊपर जाएं तो हमें बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी। राइट। ऐसे ही जब बाजार जो होता है उसमें जो ऑप्शन की वैल्यू है वो डिके हमारी फेवर में आता है। हम्म, तो आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को अगर सेल करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमें 1 लाख रुपया या 3 लाख रुपए में हमें एक लॉट करना है। पहली चीज आप ये समझिए, तो 2% कमाने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए? 6,000 रुपये। हम्म, अब 6,000 को 4 हफ्ते में हम भाग कर दें तो हमें केवल 1,500 रुपये चाहिए जी। ठीक है। अब हम क्या करें, जो हमने मतलब जो कॉल है या पुट है वो 20-30 रुपए वाली जो होती है उसको बेच लें, उसमें 5 रुपए का डिके आ जाए तो फिर 20 वाली बेच लें, फिर 5 का डिके आ जाए, ऐसे करते करते हम नज़दीक आते रहें। मतलब वो डिके से कमाते रहें। डिके ऑब्वियसली आप हमारा तो जो सेलर होता है वो तो डिके से ही कमाता है ना। हम्म, ठीक है। सेलर तो खाता ही डिके है, डिके ही उसका फ्रेंड है। और थीटा आप इज कह माय रहे हैं नए फ्रेंड। में आउट ऑफ द मनी पर ही जाएं? नए में तो आउट ऑफ द मनी पे ही जाए। और ठीक है। आउट ऑफ द मनी में भी ऐसा है कि अगर 100 वाली बेचें हम्म, तो भाई साहब 40 वाली तो खरीदनी है, मेरे को इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। प्लस हेज भी करो मतलब? हैज के बगैर तो काम ही नहीं करता मैं खुद आज इतना एक्सपीरियंस ट्रेडर होने के बाद 8 साल का एक्सपीरियंस है, मुझसे कई लोग सीख के चले गए जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर मेरे से कोई भी आदमी कह दे कि भाई कल ये होने वाला है, मैं हेज पोजीशन ही बनाऊंगा।
मैं कम कमा लूंगा, किसी ने 5 लाख कमाए, मैं 1 लाख में खुश हूं, लेकिन मेरे को देना नहीं है बाजार को। जिस दिन आदमी इस चीज पे एडमेंट हो जाएगा कि मुझे देना नहीं है, उस दिन बाजार से आने लगेगा पैसा। वंडरफुल। मैं तो आज रिजल्ट का, जैसे अर्निंग सीजन आता है, मुझे पता है भाई बैंकों के रिजल्ट अच्छे हैं, अगर आप बैंक निफ्टी प्लस भी कर रहे हो तो मैं तो उसके साथ हेज लूंगा ही लूंगा। कॉल में पोजीशन बनाऊंगा, कॉल में भी मंथली पोजीशन बनाऊंगा, मंथली के भी ऊपर की कुछ बेचूंगा। मतलब अगर मेरा लॉस, सबसे पहले मैं ये देखूंगा मेरा लॉस मिनिमाइज कैसे हो रहा है। प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा मैं वो सोचना ही नहीं है। मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर लॉस कैसे मैं कम से कम करूंगा, सबसे पहले मैं ये ट्रेल बनाता हूं। उसकी क्रोनोलॉजी को समझता हूं मैं, कि आप क्रोनोलॉजी तो समझिए कि भाई मेरा अगर ये, क्योंकि देखिए मैं गलत भी तो हो सकता हूं। तो अगर मैंने कोई चीज इस इंटेंशन से लिया कि ये बढ़ेगी, तो मैं उसको, ये क्यों नहीं होगा कि ये गिर भी सकती है। ठीक है। तो मैं फ्यूचर को इस तरह से लेता हूं कि मेरा नुकसान मिनिमम होता है, और फिर मेरी ये कोशिश है कि भाई ये नुकसान हो गया तो मैं इसे कैसे कम कर करके मिनिमल लॉस पे आ जाऊं। तो इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो नए लोगों के लिए आपके हिसाब से ऑप्शन सेलिंग ही करनी चाहिए, सेलिंग ही करनी, प्लस हेजिंग देखिए करनी चाहिए। 3 लाख से कम जिसके पास कैपिटल है हम्म उसको म्यूचुअल फंड हम्म करने चाहिए। म्यूचुअल फंड किस तरह करने चाहिए वो भी मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता के जाता हूँ आपको। हम्म, मतलब आप एवरेज लोगों से ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। ओके। कोई भी म्यूचुअल फंड आप लें, वो आपका एडवाइज़र आपको एडवाइस करेगा, मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट, लेकिन मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ कि आप उस एडवाइज़र के बाद भी कैसे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, हम इजी तो 25,000 रुपये महीना हो गया। आप 3 लाख के पहले लिक्विड फंड ले लीजिए। कैसे? लिक्विड फंड, अच्छा, म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड, ओके। लिक्विड फंड जो होता है ठीक है, जिसमें 5-6% की रिटर्न होती है। ठीक है। एफडी ले लीजिए, आप छोड़िए लिक्विड फंड भी नहीं समझिए, एफडी ले लीजिए। 6% तो मेरा ब्याज पक्का हो गया। हम्म तो मेरे को एफडी ऐसे करानी है कि पहले 30 दिन बाद की 25,000, हम्म 60 दिन बाद की 25,000, 90 दिन बाद की 25,000, तो मैं ऐसे 12 एफडी कराऊंगा। ठीक है। जैसे ही वो मेरे अकाउंट में आएगी उससे मैं म्यूचुअल फंड खरीद लूंगा, सिप ले लूंगा मतलब। हम्म अब सिप कौन सी लेनी है, सिप में भी 3 तरह के फंड होते हैं या 5 तरह के मोस्टली फंड होते हैं। एक टैक्स सेवर, एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड और डेट, यही फंड होते हैं। हाँ। अब इसमें कौन से लेने हैं वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, या आप जैसे भी सलाह करें अपनी आपस में। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड 15% रिटर्न देने वाला है, तो जो मैंने आपको ये सिस्टम बताया कि आप एफडी में से भी करिए, तो चाहे वो 25,000 है तो उसमें 100-200 कुछ आपको वहां भी बचेगा जो आप मंथली एफडी करा रहे हैं। ओके। क्योंकि जो 12 महीने की एफडी होगी वो तो आपको पूरे 6% ही दे रही होगी हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, उससे पहले वाली 6 नहीं देगी तो 4% तो देगी। कुछ तो देती जाएगी। हाँ हाँ। तो हर महीने आप कुछ 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 सेव कर रहे हैं और इधर आपका पैसा वो पूरा लग रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर मेरी रिटर्न 15% आने वाली है, बाय दिस मेथड आई विल फाइंड कि 3% मेरी एक्स्ट्रा रिटर्न आ गई। ओके। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो हर चीज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो पहले समझना जरूरी है। और यही चीज हम अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो एवरेजिंग का फायदा मिलेगा वहां पर। एवरेज म्यूचुअल फंड सिर्फ तो मतलब ही एवरेज है ना। ठीक है। और अगर आपको 25,000 लगाने हैं तो भी आप उसे डिफरेंट एसेट क्लास में लगाइए, मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स में लगाइए। कुछ पैसा लार्ज कैप, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप रिटर्न बहुत अच्छा देगा लेकिन ज़्यादा रिस्की होता है। मिड कैप एक सस्टेनेबल टाइप का चलता है। लार्ज कैप सेफ बहुत होता है लेकिन रिटर्न बहुत कम है। थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड लगा सकते हैं, बैंकिंग में लगा दिए, थीमेटिक फंड्स भी होते हैं। तो कुल मिला के क्या है, मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूँ वैसे, लेकिन क्योंकि मैं अपने लिए करता रहता हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। लेकिन आप अपने सलाहकार से पूछें और इस तरह से डाइवर्सिफाई, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई और ऑप्टिमाइज करेंगे आप अपने पैसे को, उतना ज़्यादा वो पैसा कमा के देगा। ओके जी ठीक है, मज़ा आया आपसे बात करके दीपक सर। और आप लोगों का कोई सवाल हो दीपक सर के लिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और उसी के बेस पे हम दीपक सर को अगली बार फिर से इनवाइट करेंगे जितने ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है, और फिर वो सवाल हम दीपक सर के सामने रखेंगे। सो थैंक्स फॉर कमिंग दीपक सर। थैंक यू सागर भाई, एंड आई होप के
शायद मैं किसी के कुछ 1-8% लोगों के भी कुछ काम आ सका, या मेरी ये जो हमने चर्चा करी है ये किसी के काम आ सके, तो मैं समझूंगा ये पॉडकास्ट का आज मतलब सफल हो गया है, और मतलब वी हैव अचीव द टारगेट। नहीं, ज़रूर आएगा, आपने ऐसी ऐसी बातें बताई है, ज़रूर आएगा। चलो, थैंक यू। थैंक यू वेरी